भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यह अधिनियम संसद में लाने से पहले से और एक कानून के रूप में पारित होने के बाद से ही कई तरह के विवादों से घिरा रहा है। यह कानून भारत में नागरिकता हासिल करने को लेकर के नए मापदंड तय करता है। वर्तमान भारतीय समाज में राजनीतिक, कानूनी और सांप्रदायिक तौर पर इस कानून की महत्ता कई ज़्यादा बढ़ जाती है और ये वर्तमान राजनीति को नए आयाम भी प्रदान करता है। क्या है ये कानून? क्यों ये कानून लाया गया? इस कानून के नए पहलू कौन कौन से हैं और इस कानून का विरोध क्यों किया जा रहा है? इस कानून के समर्थन में क्या तर्क दिए जा रहे हैं? क्या ये कानून संवैधानिक दृष्टि से, कानूनन दृष्टि से उचित है या अनुचित है? इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हैं जो आज भारत के लोगों के मन में उठ रहे हैं। सरकार बार बार इस कानून को लेकर के अपनी स्थिति स्पष्ट कर रही है। वो ये कह रही है कि जो भी इस कानून का विरोध इस आधार पर कर रहे हैं कि ये धार्मिक भेदभाव करता है, ये गलत है। क्या है सरकार के तर्क और क्या है इस कानून का विरोध करने वालों के तर्क? इन पर हम लोग विचार करेंगे। एक देश की जनता को हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहले वो जिन्हें राज्य द्वारा कुछ राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं, उन्हें हम नागरिक कहते हैं। दूसरे वो होते हैं जिन्हें इस तरह के अधिकार प्राप्त नहीं होते या होते भी हैं तो बहुत सीमित, उन्हें हम गैर नागरिक कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में किए गए हैं, किंतु विचारणीय यह है कि ये तमाम जो प्रावधान हैं वो नागरिकता से संबंधित कोई भी स्थायी प्रावधान नहीं करते। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 3 में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। इसके अलावा भारत में चुनावों में मतदान करने का अधिकार, चुनावों में खड़े होने का अधिकार भी केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। कुछ संवैधानिक पद हैं जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये कुछ ऐसे पद हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। संवैधानिक दृष्टि से अगर हम लोग नागरिकता पर विचार करें तो हम देखेंगे कि स्थायी प्रावधान तो नहीं है, किंतु भारत में रह रहे लोगों को 4 वर्गों में ये प्रावधान विभाजित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। किसे भारत का नागरिक माना जाएगा? संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 में कहा गया है कि वो जो भारत में जन्मा है, वो जो विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत लौटा है, वो जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया किंतु पुनः भारत में आ गए, और वो जो भारतीय मूल के हैं किंतु विदेशों में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता प्राप्त करने के कुछ व्यवस्थाएं संविधान में की गई है, किंतु ये स्थायी नहीं है। वहीं दूसरी ओर इसी भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 11 भारतीय संसद को ये अधिकार देता है, ये शक्ति देता है कि वो नागरिकता से संबंधित स्थायी प्रावधान या स्थायी कानून बनाए। इसका मतलब भारत में संसद नागरिकता को लेकर के कोई भी निर्णय लेने और नागरिकता के मापदंडों को तय करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है। वहीं दूसरी ओर भाग 3 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार व्यक्ति को दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, जो विधि के समक्ष समानता और विधि द्वारा समान संरक्षण की बात करता है, इस अधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकता
संशोधन अधिनियम 2019 का विरोध किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यह अधिनियम उल्लंघन करता है अनुच्छेद 14 का, जो कि धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव करने की मनाही करता है। विधि का समान संरक्षण सभी को हो और विधि के समक्ष समानता का अधिकार सभी के पास है, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो गैर नागरिक हो। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत जो शक्ति संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की दी गई है, उसी क्रम में संसद ने वर्ष 1955 में एक कानून बनाया, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1925, और इस कानून के अंतर्गत उन्होंने कुछ मापदंड तय किए। उन मापदंडों को जो पूरा करेगा वो भारतीय नागरिक बन सकता है या भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। ऐसे उन्होंने 5 मापदंड तय किए। पहला, जो भारत में जन्मा है। दूसरा, अवजनन के द्वारा यानी कि बाय डोमिसाइल। तीसरा इसके अंदर बताया गया है बाय डिसेंट, अवजनन यानी डिसेंट, रजिस्ट्रेशन द्वारा। चौथा, बाय नेचुरलाइजेशन यानी कि देशीयकरण द्वारा। और पांचवा, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए टेरिटरी, यदि भारत अन्य किसी क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लेता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर पाएंगे। 5 ये क्राइटेरिया दिए गए हैं जिसके अंतर्गत भारत की नागरिकता हासिल की जाती है। पहला, बाय बर्थ यानी कि जन्म से। दूसरा, बाय डिसेंट यानी कि अवजनन द्वारा, यानी कि जिसके वंशज भारत में रहे हो, माता पिता दादा दादी। तीसरा, बाय रजिस्ट्रेशन द्वारा, यानी कि आप भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार से को एप्लीकेशन दे सकते हो और अपने आप को भारत का नागरिक के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बाय नेचुरलाइजेशन यानी कि देशीयकरण द्वारा। और लास्ट है इसके अंदर बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये वो क्राइटेरियाज हैं, वो पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर भारत की नागरिकता कैसे खो सकती है किसी व्यक्ति की, उसको लेकर भी इस कानून के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। पहला, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग देता है और अन्य किसी देश की नागरिकता हासिल कर लेता है, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका है कि यदि कोई व्यक्ति बिना बताए अन्य किसी देश की नागरिकता हासिल कर लेता है तो उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा या उसकी नागरिकता को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और तीसरा, बाय डेप्राइवेशन, वंचन, यानी कि यदि कोई गलत तरीके से फेक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से अपने आप को भारत का नागरिक बताता है या उन फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नागरिकता हासिल कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं, यानी कि गैर कानूनी तरीके से भारत में जो प्रवेश कर चुके हैं अन्य देशों से, उन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अब ये जो कानून आया, संशोधन अधिनियम 2019, 2 दृष्टिकोण भारत में रह रहे लोगों के इसको लेकर के बने हैं। पहला दृष्टिकोण को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो कि कहा जा रहा है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। ये दृष्टिकोण दर्शाता है कि भारत में रह रहे कुछ वर्ग विशेष के लोगों में ये डर और भय है कि आने वाले समय में इस कानून के प्रावधानों के चलते उनसे उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये उनके मन में ऐसा डर है। सरकार इसके ऊपर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है कि जिसके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ये सिद्ध कर सकता है कि हम भारत के नागरिक हैं, उनसे उनकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। क्यों ये कानून लाया गया? देखिएगा, संभवतः इसके कुछ ये कारण हो सकते हैं। पहला, वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने और बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत में मौजूदा संसाधनों पर बढ़ते भार को कम करने के लिए भी इस कानून को हम देख सकते हैं।
साथ ही गैरकानूनी रूप से भारत में प्रवेश कर रहे लोग, जो भारत में कई तरह के सांप्रदायिक उन्माद, झगड़े और तमाम तरह की जो गलत गतिविधियां हैं, जो हमारे राष्ट्र के विरुद्ध हो सकती हैं, समाज के विरुद्ध हो सकती हैं, संस्कृति के विरुद्ध हो सकती हैं, उन्हें रोकने, उन्हें कंट्रोल करने के उद्देश्य से भी इस कानून को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। क्या कहा गया है इस कानून में? इस कानून में कहा गया है वर्ष 2014 के अंत तक, वर्ष 2014 के अंत तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक रूप से उत्पीड़ित, विस्थापित हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जिनमें शामिल हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन्हें भारत सरकार यानी कि भारत नागरिकता प्रदान करेगा। इसका मतलब इस कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे किस पर? जो कि इन तीनों देशों में अल्पसंख्यक समुदाय की श्रेणी में नहीं आते, यानी कि मुसलमान। इसमें भी मुसलमानों में भी कैटेगरी की गई है, जैसे कि म्यांमार से आए रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तान से आए शिया और अहमदिया मुसलमान, अफगानिस्तान से आए हजारा, ताजिक और उज़्बेक मुसलमान, श्रीलंका से आए तमिल और बांग्लादेश से आए नास्तिक। इन लोगों पर यह कानून लागू नहीं होगा, अर्थात ये लोग भारत की नागरिकता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो फिर करेंगे क्या इन लोगों का जो आ चुके हैं? इन्हें मौका दिया जाएगा कि ये सिद्ध करे कि इनके पास में भारत की नागरिकता से संबंधित जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो हैं या नहीं। अगर हैं तो इन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा, और अगर नहीं है और ये सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो इन्हें पुनः इनके देश भेज दिया जाएगा। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि कहां कहां पर यह कानून लागू नहीं होगा। 2 जगह यह कानून लागू नहीं होगा। पहला, इनर लाइन परमिट क्षेत्रों पर। इनर लाइन परमिट क्षेत्र कौन से हैं और इनर लाइन परमिट क्या है, इसको भी हम समझेंगे। पहला, इनर लाइन परमिट क्षेत्रों पर, और दूसरा, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में वर्णित कुछ राज्यों पर यह कानून लागू नहीं होगा। यह क्यों कहा गया, इसके पीछे का कारण समझते हैं। जब यह कानून लाया गया, इसे लागू किया गया, तब 2 तरह से इसका विरोध हुआ। पहला, यह कहकर विरोध किया गया है कि यह मुसलमानों के अगेंस्ट है या मुसलमानों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है, जिसकी मनाही अनुच्छेद 14 करता है। इसका मतलब यह कानून धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करने की बात कर रहा है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, जो कि एक मौलिक अधिकार है, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। यह मुसलमानों के प्रति एक भेदभावपूर्ण रवैया है, ऐसा माना जाता है। दूसरे तरह का विरोध है उत्तर पूर्व के राज्यों द्वारा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अधिकांश राज्य वो है जहां पर पड़ोसी मुल्कों से गैर कानूनी घुसपैठ होती आ रही है। इसके चलते वहां पर मौजूदा संसाधनों पर लगातार भार बढ़ता जा रहा है। वहां के रोजगार के अवसर वहां रहने वाले लोगों के लिए सीमित होते चले जा रहे हैं। अंतरजातीय, अंतरधार्मिक उन्माद और संघर्ष वहां पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पर इसके कारण बढ़ रहे हैं। वहां के स्थानीय लोगों का मानना है, जो कि वहां सदियों से रह रहे हैं, कि पड़ोसी मुल्कों से आने वाले लोग हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में गैर ज़रूरी हस्तक्षेप करते हैं। इससे हमारा सामाजिक जो ढांचा है, संरचना है, वो बिगड़ रहा है।
हमारे समाज के मूल्य और परंपराएं बिगड़ रही हैं। हमारी संस्कृति में हो रहे हस्तक्षेप के कारण हमारी संस्कृति भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ये उनका तर्क है और इस तर्क के आधार पर वो इस कानून का विरोध करते हैं। इन दोनों ही दृष्टिकोणों को लेकर के भारत सरकार में मौजूदा गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपनी स्थिति स्पष्ट करी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। क्या है इनर लाइन परमिट क्षेत्र, इसको समझते हैं। इनर लाइन परमिट एक दस्तावेज है जो कि भारत में रह रहे नागरिकों को उत्तर पूर्व के उन क्षेत्रों में जाने की अनुमति प्रदान करता है जहां जहां पर यह इनर लाइन परमिट लागू है। वो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर इनर लाइन परमिट के माध्यम से ही कोई भी भारतीय नागरिक वहां जा सकता है और इस डॉक्यूमेंट में जो समय सीमा तय की गई है उतने ही समय तक वहां स्टे कर सकता है और जो क्षेत्र में जाने की अनुमति ये डॉक्यूमेंट आपको देता है केवल उन्हीं क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ये कानून ILP से संबंधित नया नहीं है, अंग्रेजी जमाने का है। वर्ष 1873 में ब्रिटिश इंडिया सरकार एक कानून लेकर के आई जिसका नाम था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। इस कानून को लाने के पीछे का मुख्य कारण था कि अंग्रेजी हुकूमत के जो वाणिज्यिक हित इन क्षेत्रों से जुड़े हुए थे उन हितों की रक्षा करना। तब इस कानून में लिखा हुआ था ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के अधीन जो लोग हैं उनको वहां जाने के लिए परमिशन लेनी होगी। आज़ादी के बाद में ब्रिटिश सब्जेक्ट को हटा करके सिटीजन ऑफ इंडिया कर दिया गया, यानी कि भारत के नागरिक। इनर लाइन परमिट क्षेत्र को भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के दायरे से बाहर रखा गया है। किंतु समस्या केवल इन 3 राज्यों की नहीं है, समस्या और भी जो राज्य है उत्तर पूर्व के उनके साथ भी ऐसी की ऐसी समस्या जुड़ी हुई है। इनर लाइन परमिट क्षेत्र में आने वाले इन 3 राज्यों में पड़ोसी मुल्कों से गैरकानूनी तौर पर घुसपैठ करने वाले लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है, किंतु जो राज्य इस ILP रिजीम में नहीं आ रहे हैं उनमें घुसपैठ की समस्या ज़्यादा है और वो हैं असम, त्रिपुरा और मेघालय। असम, त्रिपुरा और मेघालय। यहाँ पर हालांकि ILP नहीं है, इसलिए भारत सरकार ने कहा कि अनुसूची 6 में वर्णित राज्य, तो अनुसूची 6 में वर्णित राज्य हैं ये असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो अनुसूची 6 में वर्णित इन राज्यों पर भी 2019 का संशोधन अधिनियम लागू नहीं होगा। बात सिर्फ यहां नहीं रुक जाती है। पिछले कुछ समय से उत्तर पूर्व के लगभग सभी राज्यों में इस बात की मांग की जा रही है कि उन्हें ILP के दायरे में शामिल किया जाए, वहां पर भी इनर लाइन परमिट की व्यवस्था लागू हो। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ये मांग कर रहा है। उसके अलावा मणिपुर राज्य विधानसभा ने वर्ष 2018 में मणिपुर पीपल बिल 2018 पारित किया इसी संदर्भ में। उसके अलावा असम के अंदर असम जातीय आबादी युवा छात्र परिषद, जातीय आबादी युवा छात्र परिषद भी इस तरह की मांग कर रहा है। शेड्यूल 6 को लेकर के और ILP को लेकर के अपनी स्थिति स्पष्ट करने के बाद भी भारत सरकार के सामने इस कानून का जो विरोध है वो लगातार बना हुआ है। आज भी कई लोग इस कानून की व्याख्या अपने अपने तरीके से कर रहे हैं।
कोई इस कानून को वर्तमान समय की मांग मानकर उचित ठहरा रहा है और कुछ लोग इस कानून को भारत में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने, उत्तर पूर्वी राज्यों में पड़ोसी मुल्कों से आने वाले लोगों द्वारा उनकी संस्कृति और समाज में हस्तक्षेप को मानते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। बात सिर्फ आईएलपी और भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर खत्म नहीं होती है। एक और विवादास्पद मुद्दा है और वो है एनआरसी का मुद्दा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। क्या है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप? एनआरसी एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों की खोज की जाती है और उन्हें चिन्हित कर, उन्हें आइडेंटिफाई कर, उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है वापस वहां जिस देश से वो आए हैं। एनआरसी की प्रक्रिया कोई नई प्रक्रिया भारत में नहीं है। आजादी के बाद से ही एनआरसी लागू हो गई थी, किंतु पूरे भारत में नहीं हुई। एनआरसी की अगर हम लोग बात करें, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन जब हुआ तो बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम को मिला करके एक नया प्रांत बनाया गया था। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर के एक नया प्रांत बनाया गया था। जब भारत आजाद हो गया तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोग और भारत सरकार को यह डर था कि कहीं इसे विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान में शामिल न कर दिया जाए, क्योंकि ऐसी संभावनाएं थी। तब गोपीनाथ बॉरडोली के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ और वो आंदोलन धीरे धीरे विद्रोह में तब्दील हुआ और वो इतना व्यापक विद्रोह बना कि उसने अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया। वो आंदोलन सफल हो गया, यानी कि यह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन पाया, किंतु इस क्षेत्र में एक उपक्षेत्र सिलहट जो है वो पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्ष 1971 में जाकर के बना बांग्लादेश, वो उसका हिस्सा बन गया। शेष जो क्षेत्र है वो भारत में ही रहा। 1950 में असम भारत का राज्य बना और 1951 में भारत सरकार और असम सरकार के बीच या असम लोगों के बीच में एक समझौता हुआ जिसके तहत वहां पर एनआरसी लागू की गई। तब एनआरसी में यह कहा गया कि जो लोग असम में रह रहे हैं वही भारत के नागरिक माने जाएंगे। किंतु समस्या आई वर्ष 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह से दमन की कार्यवाही को अंजाम दिया तो बांग्लादेश से तकरीबन 10 लाख लोग भारतीय सीमा में प्रवेश कर असम में घुसपैठ कर चुके थे। युद्ध की समाप्ति के बाद में इंदिरा गांधी ने स्पष्ट किया कि जो भी लोग बांग्लादेश से असम में आ चुके हैं वो चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उन्हें वापस बांग्लादेश जाना होगा। एक दूसरा, यह कहा गया कि 25 मार्च 1971 से पहले 25 मार्च 1971 से पहले जो लोग असम में रह रहे थे केवल उन्हें ही भारत का नागरिक माना जाएगा, अन्यों को नागरिक नहीं माना जाएगा। इसका मतलब उन लोगों को जो कि 1971 के युद्ध के दौरान भाग करके भारत में आ गए थे। यह भी कहा गया कि एक मौका दिया जाएगा यह सिद्ध करने का कि आप भारत के नागरिक हो। अब ये जो अधिनियम आया 2019 वाला, इस अधिनियम में यह कहा गया कि दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसका विरोध करते हैं असम के लोग। वो ये कहते हैं कि जो समझौता हमारा पहले हुआ था जिसके अंतर्गत मार्च 25, 1971 की डेट दी गई थी, अब वो डेट
हो गई है दिसंबर 2014। इसका मतलब ये हुआ कि 1971 के युद्ध के बाद भी जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, यानी कि गैर मुस्लिम लोग जो भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें अगर आप भारत की नागरिकता दे देंगे तो ये भारत सरकार और असम के लोगों के बीच हुए समझौते का सीधा सीधा उल्लंघन होगा। किंतु भारत सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करती है, यह कहकर कि अनुसूची 6 में वर्णित राज्यों के ऊपर अधिनियम 2019 लागू नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, किंतु एनआरसी सभी जगह होगी। एनआरसी सभी जगह होगी और एनआरसी में यह देखा जाएगा कि किस व्यक्ति के पास में पर्याप्त दस्तावेज है जो ये सिद्ध करते हैं कि ये व्यक्ति भारत का नागरिक है। यानी कि उत्तर पूर्व में भी एनआरसी की प्रक्रिया होगी। तो उत्तर पूर्व के असम राज्य में एनआरसी की प्रक्रिया वर्ष 1951 से ही चल रही है और असम के लोगों के बीच और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के तहत 25 मार्च 1971 की जो डेट दी गई है, उसके कहीं ना कहीं बदलने का डर असम के लोगों को है। हालांकि असम में एनआरसी की एक प्रक्रिया हाल ही में पूरी कर ली गई, किंतु उसमें बहुत से गैर मुस्लिम लोगों का नाम शामिल नहीं हो पाया लिस्ट में। तो सरकार ने उस लिस्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया, उस लिस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, खारिज कर दिया कि दोबारा नए सिरे से प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसका भी विरोध असम के लोग कर रहे हैं। बहुत सारे मायने हैं इस अधिनियम को समझने के। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जैसे कि वर्तमान भारत सरकार जो कि एनडीए द्वारा बनाई गई है, जिसमें भाजपा प्रमुख राजनीतिक दल है और ये क्लियर है कि भाजपा की जो विचारधारा है वो हिंदू राष्ट्रवादी की विचारधारा है और कईयों का ये मानना है कि आने वाले समय में भारत को पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पहला कदम है। डर है, भय है, किंतु सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों में व्याप्त इस डर और भय को दूर करे और उन्हें ये भरोसा दिलाए कि यह कानून भेदमूलक कानून नहीं है। अगर इसको भेदमूलक कानून माना भी जाए तो बलसारावाद 1951, ध्यान से सुनिएगा, बलसारावाद 1951 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा डिफरेंशियल ट्रीटमेंट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 14। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 14। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह का वर्गीकरण जब आप करते हैं तो उसमें कुछ हद तक असमानता आती है, कुछ हद तक तो आएगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी असमानता ना आए। आप किसी भी प्रोग्राम, किसी भी वेलफेयर स्कीम वगैरह को जब आप देखते हैं, सरकार के किसी भी कानून को अगर आप देखते हैं तो उसमें एक डिग्री तक की असमानता जरूर आती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि केवल इसी आधार पर यह मान लिया जाए कि ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कई फैसले समय की मांग के आधार पर किए जाते हैं। इस फैसले को लेकर भी यही तर्क दिया जा रहा है कि ये समय की मांग है। कारण जो भी हैं वो मैं आपके सामने रख चुका हूं। एक राजनीतिक दृष्टि से भी इसे देखा जा रहा है, वो ये है कि वर्तमान केंद्र सरकार का जो एक विजन है भारत को लेकर के, उसके ऊपर एक सवालिया निशान लग जाता है। हिंदू राष्ट्र, तो ये कहा जा रहा है कि एनआरसी के माध्यम से या इस कानून के माध्यम से
गैर जो मुसलमान हैं उनको टारगेट किया जाएगा और उन्हें इस देश से विस्थापित कर दिया जाएगा। किंतु स्पष्ट स्थिति कर चुकी है भारत सरकार, ऐसा नहीं होगा। फिर भी लोगों के मन का भय और डर अपनी जगह उनकी दृष्टि से ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में प्रत्येक को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, सरकार के कार्यक्रमों, सरकार की नीतियों, सरकार के कानूनों, सरकार के फैसलों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने, सरकार की नीतियों, फैसलों की आलोचना करने का पूरा पूरा अधिकार है। किंतु कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि इन विचारों की अभिव्यक्ति से देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और देश का सांप्रदायिक सौहार्द, सामान्य हित आदि का उल्लंघन ना हो, उनके साथ किसी प्रकार का कोई समझौता ना हो। आज भारत देश की आंतरिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। यह कानून उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार इस तरह के जो कानून लेकर के आए, उनकी व्याख्या, उनकी स्टडी संवैधानिक दायरे के अंतर्गत रहते हुए और मानवीय पहलू को दृष्टिगत रखते हुए होनी चाहिए। इस कानून को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ समर्थन भी प्राप्त हुआ है। खास करके इन 3 मुल्कों में अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों और विशिष्ट लोगों का समर्थन इस कानून को दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये मानवता के एक पहलू को उजागर करता है और भारत की अपने पड़ोसी मुल्कों में रह रहे अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के प्रति जो भी इनका उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व को ये पूरा करने में भारत की मदद करता है ये कानून। उस दृष्टि से इस कानून को सही भी माना जा रहा है। तो ये रहा भारतीय नागरिकता अधिनियम 2019। इसके ऊपर और भी जो विचार से चर्चा है उसको मैं अपने अगले वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा। धन्यवाद।